नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हंगामे में घिरा संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, शिक्षक बहाली में अब स्थानीयों को प्राथमिकता। प्रयागराज में गंगा यमुना का कहर, 180 गांव जलमग्न, बिजली गुल, हालात भयावह। और भारत ने रचा इतिहास, सिराज प्रसिद्ध की तूफानी गेंदबाजी से भारत ने इंग्लैंड से छीनी जीत। और अब खबरें विस्तार से। मॉनसून सत्र में संसद की कार्रवाई फिर से ठप हो गई है। सोमवार को भी सदन में भारी हंगामा देखने को मिला है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। शोर शराबे के बीच लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद दोनों सदनों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार यानी कि सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 21 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में अब तक सिर्फ 28 और 29 जुलाई को ही पूरी तरह से कार्रवाई हो सकी है। बाकी दिन विपक्ष के विरोध और गतिरोध की भेंट चढ़ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस सत्र में सरकार अपने जरूरी विधेयक पास करवा पाएगी या फिर ये सत्र भी सिर्फ हंगामे के नाम रह जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षक नियुक्तियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये नई व्यवस्था 2025 में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 से लागू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को नियमों में जरूरी संशोधन के भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि 2005 से ही उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है और ये कदम उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 2025 में TRE-4 और 2026 में TRE-5 का आयोजन होगा। इससे पहले स्टेट परीक्षा भी कराई जाएगी ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर अवसर मिल सके। डोमिसाइल नीति की मांग लंबे समय से हो रही थी, जिसे अब नीतीश कुमार सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे बिहार के युवाओं को राज्य में शिक्षक बनने का बेहतर मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है। आपको बता दें कि गंगा और यमुना दोनों नदियां अपने अब तक के सबसे विकराल रूप में हैं। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 86 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। चेतावनी बिंदु पार कर दोनों नदियां अब खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक 180 से ज्यादा गांव और मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप है। शहर के कछारी इलाके तो पहले से ही डूबे हुए थे, अब पौष इलाकों तक पानी पहुंचने लगा है। गंगा के फाफामऊ और यमुना के नैनी घाट पर जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर है। जल आयोग की माने तो अगर अगले 2 दिन में ऐसे ही बारिश होती रही तो 1978 का ऐतिहासिक बाढ़ रिकॉर्ड भी टूट सकता है। बाढ़ की वजह से प्रयागराज और कौशाम्बी में हालात बेहद खराब हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक महिला और एक बेटी शामिल है। वहीं 5 लोग घायल भी हुए हैं। बिजली की स्थिति बेहद खराब है। 20 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलमग्न हो चुके हैं। कई इलाकों में बिजली काटनी पड़ी है ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। लेडियारी और गोडवा जैसे उपकेंद्र डूब गए हैं, जिससे 100 से ज्यादा गांवों की आपूर्ति बंद है। शहर के जिन इलाकों में बिजली कटी है उनमें दारागंज, छोटा बघाड़ा, सरौली, करेली, मोरी, भरद्वाज नगर, पत्रकार कॉलोनी, हड्डी गोदाम, नावेदा, आजाद नगर, राजापुर और सर्कुलर रोड जैसे मोहल्ले शामिल हैं। हजारों घरों में गंदा पानी भर चुका है। बारिश और बाढ़ के पानी ने मिलकर नालियों को उफना दिया है। लोगों के घरों में गंदा बदबूदार पानी घुस रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बन गया है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति और खराब है। बरसैता, मलखनापुर, लीलापुर, सोनौटी जैसे गांवों में पानी 11 केवी लाइन और डबल पोल तक पहुंच चुका है। सड़कों पर आवाजाही बंद है। कई इलाकों में रास्ते ही नहीं
बच पा रहे हैं। प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। पंपिंग स्टेशनों के जरिए जल निकासी की कोशिशें की जा रही हैं। बख्शी बांध, बैनी बांध, यमुना बांध नंबर 1 और 2 जैसे सभी संरक्षण बांध सक्रिय कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, प्रयागराज के लोगों की चिंता और दहशत दोनों ही बढ़ती जा रही है। फिलहाल गंगा और यमुना की लहरें कहर बनकर टूटी हैं प्रयागराज पर, और आगे हालात किस दिशा में जाएंगे इसका अंदाजा फिलहाल किसी के पास नहीं है। भारत ने रच दिया इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला टीम इंडिया ने 6 रन से अपने नाम कर लिया और इसी के साथ सीरीज 2-2 के बराबरी पर पहुंच गई है। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि विदेशी धरती पर 5 टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच भारत ने पहली बार जीता है। मैच के हीरो रहे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने आखिरी दिन इंग्लैंड की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। दूसरी पारी में भारत ने 396 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, आकाशदीप का दमदार अर्धशतक और जडेजा सुंदर का योगदान टीम को मजबूत स्कोर तक ले गया। इंग्लैंड को मिला था 374 का टारगेट, लेकिन हैरी ब्रूक और जो रूट के शतकों के बावजूद टीम सिर्फ 367 रन पर ढेर हो गई। तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक बयान है कि भारत विदेशी जमीन पर भी वापसी करना जानता है। झारखंड की सियासत और आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन नहीं रहे। सोमवार सुबह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया। 81 साल के शिबू सोरेन को पूरे देश में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगाराम अस्पताल पहुंचे और दिवंगत शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान शोक में डूबे बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएम ने ढांढस बंधाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस मौके पर मौजूद थी। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार मंगलवार को रांची में किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रांची जाएंगे। देश भर से शोक संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई के भायखला इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सोमवार तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई। राहत की बात यह रही कि हादसे से पहले ही इमारत को खाली करवा लिया गया था, जिसके चलते कई जानें बच गईं। घटना मदनपुरा पोस्ट ऑफिस के पास की है, जहां महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाडा की एक इमारत पूरी तरह से ढह गई। बीएमसी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आज तड़के करीब 2 बजे पहले इमारत के कुछ हिस्से गिरे और फिर देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि महाडा ने 2 अगस्त को ही इस इमारत को असुरक्षित घोषित कर वहां से लोगों को बाहर निकाल दिया था। इस समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सेवा, बीएमसी और महाडा की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। आसपास की सभी जर्जर इमारतों की जांच की जा रही है ताकि किसी और खतरे को समय से टाला जा सके। ये हादसा एक बार फिर मुंबई की पुरानी और खतरनाक इमारतों की हालत पर सवाल खड़े कर रहा है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मंदिर के निजी होने की दलील पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जहां श्रद्धालु आते हैं वह निजी कैसे हो सकती है। प्रबंधन निजी हो सकता है लेकिन कोई देवता निजी नहीं हो सकते। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी है कि मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है और सरकार उसके धन पर नियंत्रण चाहती है। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि सरकार का उद्देश्य मंदिर की संपत्ति हड़पना नहीं बल्कि उसका विकास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम व्यवस्था के तहत एक रिटायर्ड हाई कोर्ट या जिला जज की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंधन के लिए कमेटी गठित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने तिरुपति और शिरडी जैसे बड़े मंदिरों के प्रबंधन का उदाहरण देते हुए सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। अब इस बहुप्रतीक्षित मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी। रूस के सोची में रविवार को यूक्रेन ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। टारगेट था ऑयल डिपो, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। क्रोसोडोर क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि ड्रोन का मलबा सीधे तेल टैंक से टकराया, जिससे आग भड़की और पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। आग पर काबू पाने के लिए 120 से ज्यादा दमकल कर्मी लगाए गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने एक और मोड़ ले लिया। विस्फोट के वक्त वीडियो बनाती 2 रशियन लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके साथ एक युवक भी नजर आया था जो फिलहाल पूछताछ में शामिल है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीते 24 घंटे में रूस और ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन के कुल 93 ड्रोन मार गिराए गए हैं। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस ने शनिवार को रात को 76 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागी, जिनमें से 60 ड्रोन और 1 मिसाइल को ही मार गिराया जा सका। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्शन में आए। ट्रंप ने पुतिन को शांति वार्ता के लिए 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर समाधान नहीं निकला तो रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग अब फिर से तेज होती दिख रही है और ये टकराव वैश्विक चिंता का कारण बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 150 रुपए की घड़ी और रसीद बुक चोरी का केस 49 साल तक कोर्ट में चला। ये घटना 1976 की है। टहरौली स्थित सरकारी समिति में 3 कर्मचारियों पर रसीद बुक और घड़ी चोरी का आरोप लगा। रसीद बुक पर फर्जी हस्ताक्षर कर उन्होंने लगभग 14,000 रुपए वसूले। करीब 5 दशक बाद इस केस में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ग्वालियर निवासी कन्हैया लाल, जो उस वक्त चपरासी था, शनिवार को कोर्ट में पेश हुआ और अपना जुर्म कबूल कर लिया। कन्हैया लाल ने न्यायाधीश से कहा कि वो बहुत वृद्ध और बीमार हैं, इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मुन्ना लाल ने कन्हैया लाल को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि को ही सजा मानते हुए 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब सजा पूरी करके कन्हैया लाल अपने घर लौट गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में 5 दशक तक किसी को फैसले का इंतजार करना क्या न्याय है? नागपुर के रामटेक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सेना का एक जवान नशे की हालत में अपनी कार से जमकर उत्पात मचाता दिखा। उसने कई लोगों को टक्कर मारी, वाहनों को नुकसान पहुंचाया और गांव में अफरा तफरी मचा दी। ये पूरा मामला नागपुर के रामटेक तहसील के नागरधन गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान हर्षपाल महादेव बागमारे 4 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने गांव हमलापुरी आया था। असम में उसकी तैनाती है। रविवार को वो भारी मात्रा में शराब पीकर कार लेकर निकल पड़ा और गांव की सड़कों पर बेकाबू हो गया। नागरधन गांव में उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और लोगों को घायल करने की कोशिश की। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार पेड़ से टकराकर नाले में जा गिरी। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। रामटेक पुलिस ने जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस निरीक्षक रविंद्र मानकर के मुताबिक किसी के घायल न होने की वजह से उसे चेतावनी देकर फिलहाल छोड़ दिया गया है। इंडोनेशिया एक बार फिर से ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट से दहल गया है। ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित माउंट लेबोटोबी लकी ज्वालामुखी सोमवार रात 8:48 पर फट गया। इस विस्फोट से 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक राख का गुबार आसमान में फैल गया, जिससे बाली जैसे पर्यटक स्थलों की उड़ानों पर असर पड़ा है। ये वही ज्वालामुखी है जिसे स्थानीय लोग पति पत्नी के नाम से जानते हैं। इनमें 2 शिखर हैं, लकी यानी कि पुरुष जो ज्यादा सक्रिय है और पेरेम्पुआन
यानी महिला जो अपेक्षाकृत शांत है। लकी लकी की ऊंचाई 1584 मीटर है, जबकि दूसरे की ऊंचाई 1703 मीटर है। एजेंसी द्वारा जारी तस्वीरों में ज्वालामुखी से निकलती लावे की तेज लाल चमक और आसमान में बिजली की चमक भी साफ दिखाई दे रही है। ये ज्वालामुखी प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, यानी वो इलाका जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर के चलते ज्वालामुखी और भूकंप आम होते हैं। पिछले कुछ महीनों में ये ज्वालामुखी कई बार फट चुका है। जुलाई में एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें 18 किलोमीटर ऊंची राख निकली और बाली की कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जून और जुलाई में भी कई छोटे मोटे विस्फोट हुए, जिनसे आसपास के गांवों में राख और मलबा गिरा। विशेषज्ञों के मुताबिक राख का ये गुबार न केवल उड़ानों को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों के लिए सांस लेने में भी परेशानी पैदा करता है। इतना ही नहीं, लावा, पत्थर और गर्म गैस गांवों तक पहुंच सकती है, जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। नवंबर 2024 में हुए एक विस्फोट में 9 लोगों की जान जा चुकी है। इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी नवंबर 2024 से लगातार सक्रिय है। माना जा रहा है कि गैस और मैग्मा का बढ़ता दबाव ही इन विस्फोटों का कारण बन रहा है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को ज्वालामुखी के नजदीक न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और इस जश्न में हैदराबाद की खास तड़का भी लग गया है। ओवल टेस्ट में मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने भारत को रोमांचक जीत दिलाई है और अब उनके इस प्रदर्शन पर AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने अपने खास अंदाज में बधाई दी है। ओवैसी ने सिराज की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पूरा खोल दिए पाशा, यानी उन्होंने मैदान में धमाका कर दिया। ओवैसी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख पलट दिया। भारत ने इस मुकाबले में 6 रन से जीत कर सीरीज बराबरी पर कर ली है। सिराज की शानदार परफॉर्मेंस पर न सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खूब तारीफें मिल रही। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।